हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, करंट अफेयर्स हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए शुरू हो चुके हैं। हमने अभी तक जून का महीना कर लिया है एंड अब हम जुलाई कर रहे हैं एंड ऐसे हम पूरा नवंबर तक कंप्लीट करेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट हो जाए। एंड जो जून से पहले के महीने हैं, जनवरी टू मई, उनको भी कवर किया जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। साइमल्टेनियसली हम कवर करते हुए चलेंगे। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। थोड़े से वीडियोस लेंदी हैं पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, 2 से 3 बार आपको 1.5 की स्पीड में वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको 90 से 95% चीजें लर्न हो जाएंगी। इसमें मैप्स और ट्रिक्स के थ्रू आपको चीजें लर्न कराई गई हैं और सारी चीजें आप साथ में लर्न कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स भी इतने इजी हो सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, हम आपको दिखा देते हैं कि मैं आपको मैप और उसके थ्रू बताऊंगी। कुछ कुछ करंट अफेयर्स हम पीडीएफ से करेंगे, बाकी हम लर्न करने के लिए मैप से करेंगे। ये हमारी जुलाई का एक एग्जाम्पल है, जुलाई की पीडीएफ है। तो ये इस तरह की पीडीएफ रहेगी। जो भी लेना चाहता है, जो आईआरपी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे आईआरपी प्रोग्राम है हमारा इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम, जिसका अभी नया बैच शुरू हो रहा है सितंबर 1 सितंबर से। जो ज्वाइन करना चाहता है उसको कर सकता है। इसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। इस प्रोग्राम में से जो भी जुड़ा हुआ है उसको ये पीडीएफ मिलेंगी उसके ग्रुप में। बाकी लोग जो लेना चाहते हैं वो इसकी डिटेल्स टेलीग्राम चैनल पर अगेन देख सकते हैं, जिसके बारे में आपको पिन मैसेजेस में बता दिया जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं। हम जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जून हमने कंप्लीट कर लिया है एंड आगे हम इस ऑर्डर में चलेंगे। देन हम साथ में ही साइमल्टेनियसली जनवरी से मई भी कंप्लीट करेंगे। तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपका कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। हमारी कोशिश है कि अक्टूबर तक हम सारी चीजों को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा प्रिपेयर विद अच्छा का। वहां पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि पीडीएफ कैसे लेनी है और आपको बाकी अगर हम कुछ करंट अफेयर्स के कुछ पोल्स करवाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं, या हमारा आईआरपी प्रोग्राम की डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और साथ में पिन मैसेज में भी डाल दिया जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूके से। यूके में क्या हुआ, यूके के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने दे दिया इस्तीफा। यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर जो थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, केएस जो थे। और इनकी जगह नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? एंडी बर्नहम कर है, तो वो टिक हो जाएगा। ये दोनों लोग ही लेबर पार्टी के, कियर स्टारमर भी लेबर पार्टी के हैं और एंडी बर्नम जो है वो भी लेबर पार्टी के। एंडी बर्नम जो है ये मेयर रहे हैं। कहाँ के मेयर रहे हैं? ये मेयर रहे हैं ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रहे। तो ये पॉइंट इनसे रिलेटेड याद रख लेना। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कियर स्टारमर से पहले कौन था यहाँ का प्रधानमंत्री? तो कियर स्टारमर से पहले थे ऋषि सुनाक। और ऋषि सुनाक की जो पार्टी थी वो थी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ऋषि सुनाक कंजर्वेटिव के थे। फिर आते हैं कियर स्टारमर लेबर पार्टी के, और फिर उनको रिप्लेस करते हैं एंडी बर्नम, जो भी फिर से लेबर पार्टी के हो। ठीक है, पिछले 10 सालों में कोई भी जो यहाँ का प्रधानमंत्री रहा है उसने अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया है। जो लास्ट जिन्होंने कंप्लीट किया था वो थे डेविड कैमरून। 2016 में शायद उन्होंने, लगभग उसके ही उन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद हम चलेंगे पेरू में। ठीक है, तो पेरू हमारा पड़ता है यहाँ पर साउथ अमेरिका में। ये जो कोने वाला देश है ये पेरू है। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या है, कीको फ्यूजीमोरी, कीको कीको फ्यूजी, जो आप फ्यूजी यामा कर एक वॉल्केनो भी पढ़ते हैं, तो ये फ्यूजी मोरी है, यामा नहीं है, फ्यूजी मोरी। पेरू की ये नई प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। ठीक है, ये डॉटर है वहां के पहले रह चुके हैं राष्ट्रपति एल्बर्टो फ्यूजीमोरी, उनकी। तो कीको फ्यूजीमोरी कहाँ की है? पेरू की। तो इनका जो नाम है वो मुझे थोड़ा सा जापानीज लग सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा और ध्यान रखना। पेरू की है ये। और अगली बात आती है बांग्लादेश की, हमारे पड़ोसी। तो बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो पार्लियामेंट के जो स्पीकर है वहां के, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेशी पार्लियामेंट के स्पीकर का नाम क्या है? हाफिज उद्दीन अहमद। ठीक है, तो ये मोहम्मद जो थे
शहाबुद्दीन, उन्होंने रिजाइन कर दिया हेल्थ कारणों से, तो पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद जो है वो बन गए हैं बांग्लादेश के एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारा वो कौन सा पड़ोसी राष्ट्र है जिसके राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया है और वहां के पार्लियामेंट के स्पीकर हाफिजुद्दीन अहमद ने एक्टिंग प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है, तो कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। यूके वाली न्यूज इजी है, एंडी बर्नम बन गए हैं, लेबर पार्टी के मेयर थे ग्रेटर हमारे मैनचेस्टर के। ठीक है, और पेरू की कौन बनी है? कीको फ्यूजिमोरी। उसके बाद आती है मोदी जी की 3 देशों की विजिट। मोदी जी आते हैं यूरोप के विजिट में। ठीक है, मोदी जी की जो ये विजिट है ये होगी 6 से 11 जुलाई के बीच में। ठीक है, सॉरी, यूरोप की विजिट तो मोदी जी पहले कर चुके हैं, अब मोदी जी यहाँ पर आएंगे, इस जगह पर मोदी जी की विजिट होगी हमारी। तो यहाँ पर ये जो है ये पड़ेगा इंडोनेशिया। ठीक है, फिर ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है हमारा न्यूजीलैंड। तो इसी ऑर्डर में पहले मोदी जी यहाँ रुकेंगे, फिर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और उसके बाद जाएंगे न्यूजीलैंड। सबके बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके। 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में ये मोदी जी की 3 नेशन की पूरी ट्रिप थी। ठीक है, अब इंडोनेशिया जब गए, सबसे पहले इंडोनेशिया में रुके जाकर, तो यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री बने भारत के जिन्होंने एड्रेस किया इंडोनेशियन पार्लियामेंट को। तो इंडोनेशिया में जाकर सबसे पहले क्या हुआ भाई? इंडोनेशियन पार्लियामेंट को इन्होंने एड्रेस किया। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, पहले बन गए। उसके बाद ब्रह्मोस से रिलेटेड आप देख चुके हैं, फिलीपींस के साथ हमने साइन किया है। अब ब्रह्मोस जो एयर टू एयर मिसाइल है उससे संबंधित भी यहाँ पर समझौते हुए, ब्रह्मोस से संबंधित समझौते हुए। देन उसके बाद प्रबंबन, एक टेम्पल है वहां पर, प्रमबनन टेम्पल है, उसके रिस्टोरेशन की काफी समय से बात चल रही थी, तो उस पर भी हुई बात कि भाई रिस्टोर करेंगे। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये प्रबंधन टेम्पल, प्रमबनन। ठीक है, अगली न्यूज क्या हुई? अगली चीज ये हुई कि भाई अब मोदी जी गए हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको वहां का हाईएस्ट अवार्ड तो मिलेगा ही। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वहां का वो है बिनटांग। ठीक है, बिनटांग आदिपूर्ण या आदिपुरा कर है, तो ये इनको अवार्ड मिला हाईएस्ट सिविलियन। ये 4 चीजें हुई। इसके अलावा क्या हुआ? ये इनको 7 जुलाई को मिला था। देन अगली चीज ये हुई कि एक अग्रीमेंट और हुआ। अग्रीमेंट हुआ अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पर, जो भारत ने डेवलप करी है। अस्त्र MK1 पर भी जो मिसाइल भारत ने डेवलप करी है उस पर भी समझौता हुआ। ठीक है, तो अब इन क्या क्या हुआ? इंडोनेशियन पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए भारत के। ब्रह्मोस पर इन्होंने कोऑपरेशन किया, फिर कहा कि प्रबंधन जो टेम्पल है उसको भी रिस्टोर किया जाएगा। जब इतनी बातें कर दी तो बिनटांग आदिपुरा का उनको हाईएस्ट ऑनर दे दिया गया। उसके बाद आदिपुरा के बाद अस्त्र की भी बात कर दी कि भाई एक चीज और जाते जाते कर जाते हैं, अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पर भी अग्रीमेंट हुआ, इसके एक्सपोर्ट से संबंधित, और ये भारत द्वारा बनाई जा रही है। देखो कुछ चीजें मैं इसलिए ऐसे बताती हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। तो किसी को भी कोई भी चीज अगर बुरी लग जाती है कुछ एग्जाम्पल देने में, तो उसको दिल से नहीं लेना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसको उसी तरीके से लेना है। ठीक है, तो ये हमने इंडोनेशिया में देख लिया। फिर इंडोनेशिया के बाद मोदी जी कहाँ गए? फिर मोदी जी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया गए तो क्या हुआ? अब यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो फाइनल वो था वो निर्णय लिया गया, फाइनलाइजेशन किया गया। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट हुआ। अब सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन से संबंधित भी कुछ बातें हुई कि भाई न्यूक्लियर, आपको पता है न्यूक्लियर जो भंडार है यूरेनियम वगैरह के ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है, उससे संबंधित भी कोऑपरेशन पर बात हुई मोदी जी की। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ? एक पैक्स हुआ। पैक्स क्या है? अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्स का फुल फॉर्म क्या है? वैसे तो PACTS, पैक्स का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स। पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन, तो ये पैक्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यूरेनियम के लिए न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन पर बात कर ली, फिर पैक्ट साइन कर लिए,
इसके साथ साथ जब मोदी जी वहां पर रहे तो वहां पर एनुअल लीडर्स भी समिट भी हुई। तीसरी चीज क्या हुई कि भाई तीसरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एनुअल लीडर्स की समिट हुई, यानी कि एनुअल लीडर्स के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और वहां के जो एंथनी एल्बनीज हैं, दोनों ने समिट करी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें हुई, कुछ चीजें हम देख लेते हैं। एनुअल समिट भी हुई। देन इसका आउटकम ये रहा कि इंडियन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स जो होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस कॉलेजेस में, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस कॉलेजेस हैं वहां जाकर अपना इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको डिप्लॉय किया जाएगा इंडिया के मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स। और ये 2028-29 से शुरू होगा। अभी इसके लिए बात की गई है लेकिन 28-29 में शुरू होगा। और ये क्या हुई, और क्या चीज हुई भाई, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन माइनिंग। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का तो बहुत नाम सुनते होगे, इन माइनिंग जो है वो स्टैब्लिश होगा। ठीक है, माइनिंग में कहाँ स्टैब्लिश होगा, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन माइनिंग, ये होगा एनएसटीआई भुवनेश्वर में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। तो अब इन्होंने कहा कि हम डिफेंस इंस्ट्रक्टर, भारत ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ भेजेंगे अपने ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में, तुम उनको डिप्लॉय कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया ने उसके बदले में क्या कहा कि हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो माइनिंग आपका भुवनेश्वर में डेवलप होगा उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें हो गई, एक चीज भारत ने कही, भारत ने दी, तो दूसरी चीज ऑस्ट्रेलिया ने दी। फिर क्या हुआ, देन एक स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल, अब हमारा जो गगनयान मिशन है उसके लिए एक टर्मिनल बनाने की बात की गई। और ये स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनेगा कहाँ, जो कोकोस आइलैंड है, ठीक है, कोकोस आइलैंड है उस पर बनाने की बात की गई कि गगनयान मिशन में ताकि सहयोग मिल सके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और न्यूज आती है कि नए इंडियन कैंपसेस जो है वो अनाउंस किए गए, फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में। ये फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी का कैंपस कहाँ बनेगा, बेंगलुरु में। फ्लिंडर्स, ज्यादा फ्रेंड्स आपके कहाँ रहते हैं, फ्लिंडर्स। ये फ्लिंडर्स जो यूनिवर्सिटी है ये है बेंगलुरु में, ठीक है। और एक और कैंपस बनेगा विक्टोरिया, ठीक है। ये जो विक्टोरिया कैंपस बनेगा ये कहाँ बनेगा, विक्टोरिया कैंपस बनेगा हमारा गुड़गांव में, ठीक है, गुड़गांव में। देन इन्होंने 3 एंशियंट तमिलनाडु के रेलिक्स थे उनको रिटर्न किया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने उसको रिटर्न कर दिया। ये हमारे लिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हम इसको एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज हुई, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट हुआ, ठीक है। न्यूक्लियर कोऑपरेशन करा दोनों लोगों ने भाई, यूरेनियम को लेने से संबंधित। फिर पैक्ट्स किया, पैक्ट्स क्या था, पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन, इसको लॉन्च किया। फिर तीसरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एनुअल मीटिंग हुई। ये जो एनुअल मीटिंग थी ये ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में हुई, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ हुई, मेलबर्न में मीटिंग हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो डिफेंस जो हमारे मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में डिप्लॉय किया जाएगा 2028-29 से। तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा कि हमारे यहाँ मिलिट्री करोगे, तुम दोगे तो हम तुम्हारे यहाँ एम से दूसरी चीज करेंगे। मिलिट्री डिफेंस वाले, हम अपना डिफेंस को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम डिफेंस वाला मिलिट्री इंस्ट्रक्टर भेजना है। बदले में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस माइनिंग की कहां पर स्टैब्लिश करवाएगा ऑस्ट्रेलिया, भुवनेश्वर में, ठीक है, मदद करेगा। स्पेस ट्रैकिंग में हमारी सहयोग हो गगनयान मिशन में, इसके लिए कोकोस आइलैंड में हमें सहयोग, हम वहां पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित कर सकते हैं। देन फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी का एक शाखा कहाँ कैंपस स्टैब्लिश होगा, फ्लिंडर्स, फ्रेंड्स कहाँ रहते हैं, बेंगलुरु में, तो फ्लिंडर्स की बेंगलुरु में। और उसके बाद दूसरे ज्यादा फ्रेंड्स कहाँ रहते होंगे, विक्टोरिया के गुड़गांव में। तो बेंगलुरु और गुड़गांव का कंपैरिजन भी होता है, तो विक्टोरिया गुड़गांव में आ गया और फ्रेंड्स हमारे फ्लिंडर्स बेंगलुरु में, ठीक है। अब जब प्रधानमंत्री गए हमारे 3 देशों के उसमें, तो तीसरा देश कौन सा बचा हमारा, तीसरा देश बचा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री की काफी लंबे समय के बाद ये ऑफिशियल विजिट रही है। 1986 के बाद समझ लो, न्यूजीलैंड इधर लिख देते हैं, ये है न्यूजीलैंड लेकिन हम लिखेंगे इधर। 1986 में राजीव गांधी गए थे, उसके बाद से 40 साल के पीरियड के बाद मोदी जी गए, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन न्यूजीलैंड जाकर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया गया। ट्रेड का टारगेट रखा गया कि भाई हम 35,000 करोड़ का ट्रेड करेंगे। कितने का करेंगे, 35,000 करोड़ का ट्रेड करेंगे। कब तक करेंगे, 2030 तक।
2030 तक 35,000 करोड़ तक का हम ट्रेड करेंगे। एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप दिया गया 2030 का, दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई, उसके लिए रोड मैप दिया गया, और ये जो रोड मैप है ये दिया गया 2030 तक का। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में बस यही दो इंपॉर्टेंट चीजें होगी। एक तो 1986 के बाद कोई प्रधानमंत्री गया, उसके बाद 35,000 करोड़ का ट्रेड करेंगे 2030 तक, और 2030 तक एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रोड मैप भी दिया गया। ठीक है, अब जब मोदी जी 3 जगह चले गए, तो जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि भाई अब तुम इधर गए हो तो हमको भी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो यूरोप में कहां पर गई, ये पड़ता है हमारा यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन में हमने पिछली बार पढ़ी थी एक स्लोवाकिया की न्यूज। क्या पढ़ी थी जून के महीने में स्लोवाकिया की न्यूज, अगर याद है तो बताइएगा कमेंट करके। ये पड़ता है स्लोवाकिया। ठीक है, और ये जो नीचे है ये पड़ता है हमारा रोमानिया, और ये जो छोटंकू सा दिख रहा है, ये छोटू सा, ये जो है ये है हमारा मोल्डोवा। ठीक है, ये है हमारा मोल्डोवा, और उसके बाद इधर इस जगह पर कहीं पर छोटा सा पड़ता है मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया। ठीक है, तो ये मैंने स्लोवाकिया इसलिए बताया क्योंकि ये जो यूक्रेन है हमारा, एक बार यूक्रेन को वो कर देती हूँ, ये पूरा जो हमारा यूक्रेन है ये इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स में रहता है। तो करंट अफेयर्स में ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, यूक्रेन को बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है। ठीक है, तो यूक्रेन को आप बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है, इसमें ऊपर आ जाता है ये यूक्रेन का बॉर्डर शेयर करता है, ये है बेलारूस। ठीक है, ये है बेलारूस, और ये है पोलैंड। उसके बाद आता है हमारा स्लोवाकिया। ठीक है, फिर स्लोवाकिया के बाद आता है हंगरी। ठीक है, इसको एक बार रब कर फिर से दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो नेबरिंग कंट्रीज उनके ही पूछे जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं जो न्यूज में रहा। ठीक है, तो क्या क्या है, हमने स्लोवाकिया देख लिया था, हमने देख लिया था, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, ये है पूरा यूक्रेन, इसको देख लेते हैं, ये पड़ता है ये यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन है, ये है बेलारूस, ये है पोलैंड। उसके बाद ये देश नहीं छू रहा है, ये छू रहा है, पोलैंड हो गया ये ऊपर वाला, ये हो गया स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया के बाद ये रोमानिया है, और बीच में पड़ेगा ये बुल्गारिया। ठीक है, ये पड़ेगा मोल्डोवा। तो ये यूक्रेन है, यहाँ पर बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। क्या न्यूज थी कि जो हमारी प्रेसिडेंट है वो कहाँ गई थी, वो गई थी रोमानिया, मोल्डोवा, और यहाँ पर न्यू मैसिडोनिया, ये छोटा सा देश है इस जगह पर, वो पड़ता है। तो ये तीनों जगहें जो है वो विजिट करती हैं हमारी राष्ट्रपति। अब इन तीनों देशों को उन्होंने विजिट किया 19 से 25 जुलाई के बीच में। ठीक है, डेट तो वैसे इतनी रेलेवेंट नहीं होती है, बट कई बार ये लोग पूछ लेते हैं, इसलिए जस्ट बता रही हूँ कि मोदी जी पहले गए थे, फिर 19 से 25 जुलाई के बीच में हमारी राष्ट्रपति जाती है। क्या हुआ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, ये जो है कि पहली विजिट थी इंडियन हेड ऑफ स्टेट की टू मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया। तो रोमानिया सबसे बड़ा था, तो रोमानिया तो पहले जा चुके हैं, लेकिन मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया में कोई भी इंडियन हेड ऑफ स्टेट जो है वो पहली बार जाता है। ठीक है, और पहली रोमानिया में पहली प्रेसिडेंशियल विजिट थी, कोई प्रेसिडेंट नहीं गया था पिछले 3 डेकेड्स में। तो रोमानिया में फिर भी जा चुके हैं, लेकिन मोल्डोवा और मैसेडोनिया का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, देन हम चलते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारा सेंट्रल, ये हमारा सेंट्रल एशिया जो पार्ट है, ये जो बड़ा सा है वो हमारा कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान के इधर वाला ये वाला जो है ये पड़ता है हमारा किर्गिस्तान। ठीक है, ये किर्गिस्तान है, ये मंगोलिया है। किर्गिस्तान की चलो न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो किर्गिस्तान की ये न्यूज है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज जो बिश्केक किर्गिस्तान में है, बिश्केक किर्गिस्तान में जो है, इसने कुछ ऐसी थीम्स निकाली है, स्टडीज निकाली है मानस और महाभारत पर। तो महाभारत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बस इसको याद रखना। ठीक है, तो बिश्केक ने क्या किया है, किर्गिस्तान ने महाभारत से संबंधित कुछ थीम्स को इंक्लूड किया है, जो वहां का इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज है उसने। ठीक है, उसके बाद इधर जाते हैं एक बार नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में जब हम चलेंगे तो ये है हमारा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये जो नॉर्थ कोरिया है यहाँ पर हमारे चुने गए हैं नेक्स्ट एम्बेसडर। ठीक है, तो
नॉर्थ कोरिया के लिए हमारे जो नेक्स्ट एम्बेसडर हैं वो है संजीव जैन। क्या नाम है? संजीव जैन। देखो, जो नॉर्थ कोरिया जैसे देश में जा रहा है उसको थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा, ठीक है, उसको थोड़ा संजीदा सीरियस होना पड़ेगा। संजीदा से संजीव नाम याद रख लेना, ठीक है। फिर आता है मलेशिया। मलेशिया हमारा यहाँ पर पड़ेगा साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया के छोटा सा देश है, तो यहाँ पर मलेशिया मान लो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सोमनाथ घोष को इंडिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसको सोमनाथ घोष को, ठीक है, किसको किया गया है? सोमनाथ घोष को। और संजीदा कहाँ पर है? नॉर्थ कोरिया में। मलेशिया में कौन है? सोमनाथ घोष, ठीक है। और प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ पर गई थी? प्रेसिडेंट गई थी रोमानिया, मोल्डोवा, मोल्डोवा और नॉर्थ मैसिडोनिया, ठीक है। नॉर्थ मैसिडोनिया और मोल्डोवा में पहली बार कोई इंडियन हेड ऑफ स्टेट था जिसने विजिट करी, ठीक। फिर एक न्यूज आती है, देखो एबोला वायरस काफी समय से पहले से न्यूज में है, ठीक है, आता जाता रहता है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अभी हुआ क्या, ये पड़ता है हमारा केन्या, ठीक है, ये है केन्या। केन्या में भारत ने कुछ एबोला वायरस फैलने के बाद उसके वहां पर कुछ सेविंग किट्स भेजी, ठीक है। तो एबोला वायरस के लिए कुछ असिस्टेंस दिया, ठीक है। केन्या को किसने दिया? भारत। बस इतना सा पॉइंट। देन फिर अब एक पॉइंट आता है क्वाड का। अब क्वाड जो है ये एक इम्पोर्टेंट हमारी ग्रुपिंग है। क्वाड में है कौन कौन? क्वाड में है यूएस, एक ये हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, इसको कलर चेंज कर लेते हैं वरना आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पर। तो क्वाड देख लेते हैं, क्वाड के सदस्य कौन है। क्वाड में पहले एक आता है हमारा यूएस, ठीक है, उसके बाद आता है इंडिया, यहाँ पर जापान पड़ता है, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसकी जो परिकल्पना की गई थी सबसे पहले 2007 में, जो जापानीज वो थे हेड प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, उन्होंने की थी। और अभी रिसेंट ईयर्स में उनका निधन भी हो गया 2023-24 में। और 2017 में इसको रिवाइव किया गया था, ठीक है, तब से ये चला आ रहा है। तो क्वाड की मीटिंग्स होती रही। अभी क्या हुआ, अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। लेकिन अगर आपने मई के करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी। और जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग मई 2026 में हुई थी वो हुई थी नई नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। इसको फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि फॉरेन मिनिस्टर के ईएएम कौन है, मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, उन्होंने इसको हेड किया था। फोकस क्या था? क्वाड का उद्देश्य क्या है कि भाई इंडो पैसिफिक में जो चाइना की दखलंदाजी बढ़ रही है, चाइना का बोलबाला बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो कई सारे इनिशिएटिव इस जो न्यू दिल्ली की मीटिंग हुई थी फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स की, तो उसमें हाईलाइट किया गया था कि भाई इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस होगा, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब बातें की गई थी। ये है आपकी मई 26 की न्यूज, ठीक है, मई 26 में हम करेंगे। लेकिन अभी जुलाई में फिर से मीटिंग हुई। जुलाई में जो मीटिंग हुई वो हुई मनीला। देखो, मनीला फिलीपाइंस में आसियान आसियान की मीटिंग के साइडलाइंस पे एक बार फिर से ये सारे क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे इनकी मीटिंग हुई। क्यों मीटिंग हुई? कि भाई साउथ चाइना सी के कुछ टेंशन हुए जिसकी वजह से इस मीटिंग को कंडक्ट करवाना पड़ा। और फिर से जो यहाँ पर निर्णय लिए गए थे उनको रीइंफोर्स करवाया गया। तो समझ में आ गया मई में क्यों न्यू दिल्ली में हुई और फिर मनीला में हुई जुलाई में, ठीक है। तो ये हमारी ये मीटिंग हो गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर G20। अब G20 इज ग्रुप 20, ठीक है, जी का फुल फॉर्म होता है ग्रुप 20। G20 की मीटिंग अनाउंस की गई है यूएसए के द्वारा। G20 में 12 देश हैं, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो इन्होंने अनाउंस किया कि अपकमिंग G20 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ये भी फॉरेन मिनिस्टर्स की है, क्वाड की भी फॉरेन मिनिस्टर्स की थी। तो G20 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है 30-31 अक्टूबर को, वो होगी कहाँ? एटलांटा जॉर्जिया। एटलांटा जॉर्जिया में मीटिंग होगी G20 के मिनिस्टर्स की, ठीक है। यूएस जो है वो इस समय पर G20 का प्रेसिडेंसी है उसके पास। और जो 21st G20 लीडर्स समिट होगी वो होगी मियामी फ्लोरिडा में दिसंबर, आपके एग्जाम के बाद 14-15 दिसंबर को जो लीडर्स की समिट है वो होगी। तो जो भी देश
जो भी देश जिस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा होता है वो अलग अलग अपने शहरों में चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम भी 2023 में G20 को हेड कर सकते चुके, तो हमने देखा वाराणसी, न्यू दिल्ली, हर जगह पर अलग अलग जो मीटिंग्स थी वो ऑर्गेनाइज की गई। सिमिलरली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर होगी? एटलांटा जॉर्जिया में। और जो समिट होगी, लीडर्स की समिट होगी, वो कहाँ होगी? वो होगी मियामी फ्लोरिडा में। ठीक है, मियामी फ्लोरिडा दिसंबर में होगी ये मीटिंग। और फॉरेन मिनिस्टर्स को कहाँ बुला लिया है? एटलांटा जॉर्जिया में। एटलांटा जॉर्जिया में कौन आएंगे? फॉरेन मिनिस्टर्स। और जो देशों के अध्यक्ष हैं, सबसे सुप्रीम जो लीडर्स हैं, वो आएंगे मियामी फ्लोरिडा में। और अभी हमने क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर देखी? मनीला में, आसियान की साइडलाइंस में हुई। उससे पहले नई दिल्ली में हो चुकी। ठीक है, देन एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि WTO जो है, WTO का फिशरीज सब्सिडीज अग्रीमेंट, WTO का फिशरीज सब्सिडीज अग्रीमेंट, इसको साइन करने वाला भारत जो है वो 123वां जो देश बन गया। ठीक है, 123वां कंट्री बना जिसने इसको साइन कर लिया। ठीक है, जिसके माध्यम से होगा क्या कि हार्मफुल जो फिशिंग सब्सिडीज हैं वो कम होंगी और मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके। देन अगला क्या आता है? अगला आता है फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस। AI गवर्नेंस पर पहला ग्लोबल डायलॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये कहां पर आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यूरोप में यहाँ पर ही कहीं पर ये पड़ता है हमारा जिनेवा। तो यहाँ पर क्या हुआ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इंपॉर्टेंट क्या चीज ऑर्गेनाइज की गई? फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस। ठीक है, और भारत को इसमें AI गवर्नेंस की बाद में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कीर्तिवर्धन सिंह, क्या नाम है? कीर्तिवर्धन सिंह। तो AI की बात आ रही थी तो इन्हीं के नाम में 2 आई आ गए। ठीक है, कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने भारत का जो था उसको लीड किया। राइट, अब देखो, अब हमने क्वाड देख लिया, G20 देख लिया, और WTO फिशरीज सब्सिडीज अग्रीमेंट, भारत 123वां सदस्य बन गया है ज्वाइन करने वाला। देन जिनेवा में क्या हुई? फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस, कीर्तिवर्धन सिंह ने इसको भारत की तरफ से अटेंड किया। अब 2026 के लिए जो हमारा भारत है, ये है ब्रिक्स का वेन्यू। ठीक है, ब्रिक्स की जो समिट होगी वो भारत में होगी। अब ब्रिक्स की आपने देखा समिट जो होगी वो तो भारत में होगी, साथ में बहुत सारी अलग अलग मीटिंग्स होती हैं। जैसे G20 के समय पर हुई थी, सिमिलरली ब्रिक्स के समय पर भी अलग अलग हो रही। पिछले सेशन में हमने देखा था कि भाई गुड़गांव में एनर्जी से संबंधित मीटिंग हुई थी। ठीक है, याद आया? और आगरा में देखा था MSME से संबंधित मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स ब्रिक्स की अलग अलग जगह पर आयोजित की गई है। इसको हम इंडिया के मैप में देख लेते हैं, तो ये हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। तो अब क्या हो रही है? ब्रिक्स की ट्रांसपोर्ट की मीटिंग हो रही है। ब्रिक्स की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। कहां पर? नागपुर में। नागपुर में कौन सी हो रही है? आप ये कैसे याद रखना है? जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं वो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र, नागपुर के ही हैं वो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग यहाँ पर हुई। फिर आता है ट्रेड यूनियन फोरम। ट्रेड यूनियन फोरम की मीटिंग हुई। ये सारी ब्रिक्स की मीटिंग्स की बात हो रही है। ट्रेड यूनियन की फोरम की मीटिंग हैदराबाद में हुई। ठीक है, ट्रेड यूनियन की मीटिंग कहाँ होगी? ट्रेड यूनियन की हैदराबाद में। फिर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होगी, ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग। तो नेशनल सिक्योरिटी की जब भी बात आएगी तो वो तो दिल्ली में ही किया जाएगा। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग जो है वो हमारी दिल्ली में हुई। उसके बाद आता है हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग। तो हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी यहाँ पर पंजाब में। ठीक है, सॉरी पंजाब में कह रही हूँ, चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कौन सी मीटिंग होगी हमारी? हेल्थ मिनिस्टर्स की। तो हेल्थ की बात कहाँ हो रही है? चंडीगढ़ में। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट ब्रिक्स की मीटिंग आती है विमेन्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अब महिलाओं से संबंधित जो मीटिंग है तो उसको कोची में आयोजित किया गया। महिलाओं से संबंधित जो ब्रिक्स की मीटिंग है उसको कहाँ आयोजित किया गया? कोची में आयोजित किया। कोची में कौन सी मीटिंग हुई? महिलाओं की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई। ठीक है, फिर हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली में चलते हैं। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में हुआ नेशनल
सिक्योरिटी से संबंधित नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग। इसमें अब नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित दिल्ली में ही होगी। इसमें एक थीम भी, थीम क्या है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द करेंट वर्ल्ड। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होते हैं? देखो, ट्रेडिशनल तो हो गया कि भाई मिलिट्री वाला कोई हम पर वार कर देगा। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गए जो आजकल टेक्नोलॉजी से, एआई एक चैलेंज बन गया है, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो वो वाले हमारी नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस होते हैं। तो इसकी थीम क्या थी? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द करेंट वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद नागपुर में आपको याद रहेगा ट्रांसपोर्ट से संबंधित ब्रिक्स की मीटिंग हुई, हैदराबाद वाली ट्रेड यूनियन की, इधर ट्रांसपोर्ट इधर ट्रेड यूनियन। ठीक है। फिर चंडीगढ़ में ऊपर हेल्थ मिनिस्टर्स की, हेल्थ के मिनिस्टर्स वाली मीटिंग हुई। ठीक है। और फिर हेल्थ और महिलाओं का संबंध नहीं होता है, महिलाओं की हेल्थ पर ध्यान नहीं दी जाती, तो ऊपर हमारी चंडीगढ़ की मीटिंग होगी, एकदम नीचे कोची में हुई हमारी महिलाओं से संबंधित मीटिंग। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक बार चलेंगे ऊपर और हम देखेंगे नाटो की 36th मीटिंग। 36th मीटिंग किसकी हुई? नाटो की। नाटो है क्या? नेशनल सॉरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी जो 36वीं मीटिंग हुई, ये हुई कहां पर? ये हुई टर्की के अंकारा में, सॉरी अंकारा टर्की में हुई इसकी 36वीं मीटिंग। ये भी पूछ लेते हैं कि नाटो की कौन सी मीटिंग थी, तो 36वीं थी, टर्की इसका सदस्य है। ठीक है। तो अब इसमें आपको पता है कि जो नाटो के सदस्य हैं ये यूक्रेन के साथ हैं और एक तरफ रशिया है, तो उससे संबंधित वार्तालाप हुई। ठीक है। नाटो ने कहा कि हम भाई 70 बिलियन की मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रेनिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंट वगैरह जो है वो देंगे, 70 बिलियन यूरोस का यूक्रेन को। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसमें हुआ क्या, इन्होंने एंडोर्स क्या किया, नाटो के देश ने, सॉरी नाटो के देशों ने कहा कि भाई एक निकाला इन्होंने हेग डिफेंस कमिटमेंट। ठीक है, हेग डिफेंस कमिटमेंट। इस कमिटमेंट में इन्होंने बात क्या कही, काफी इंटरेस्टिंग बात है। इन्होंने बोला है कि इनका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है नाटो देशों का, ये कितना कर देंगे? 5% ऑफ जीडीपी कर देंगे, 5% ऑफ जीडीपी कर देंगे। ठीक है। तो इनको बाकी दुनिया से मतलब नहीं है, इनको अपना जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ये, उसको इन्होंने कितना टारगेट किया है? 5% ऑफ द जीडीपी ऑन डिफेंस बाय कौन से ईयर तक? 2035 तक। 2035 तक कितना कर देंगे? 5%। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं, ये हमने जापान को क्वाड में देखा था, अब एक बार साउथ कोरिया देख लेते हैं। ठीक है। नॉर्थ कोरिया के याद करो एम्बेसडर जो हमने देखे थे, संजीव जैन। ठीक है। साउथ कोरिया में क्या हुआ? साउथ कोरिया का जो बुसान है, साउथ कोरिया में जगह है बुसान। ठीक है। साउथ कोरिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी, हमने उनको सियोंग से लर्न किया था जून में, याद आ रहा है? चलो, तो बुसान में हुआ क्या, साउथ कोरिया के 48वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑर्गेनाइज हुई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ठीक है। 48वीं, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसमें हुआ क्या है, इसमें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसको जोड़ा गया? हमारे सारनाथ को। तो साउथ कोरिया के बुसान में 48वीं यूनेस्को की समिट हुई और सारनाथ को जोड़ा गया। साउथ कोरिया के बुसान में 48वीं यूनेस्को की समिट हुई, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें लिस्ट में किसको जोड़ा गया? सारनाथ को। तो इससे भारत के टोटल जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें कौन कितने हो गए? उसमें हो गए 45। ठीक है। और यूपी में कितने हो गए? यूपी में सारनाथ के जुड़ने के साथ हो गए वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 4। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमको याद रखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यूरोप की एक चीज और क्या देखी थी, जेनेवा में क्या हुआ था, जल्दी से याद करो। फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन गवर्नेंस हुआ था। ठीक है, एआई गवर्नेंस, फर्स्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस हुआ था। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट ये सारी चीजें देख ली हैं। हम एक दो चीजें और देखेंगे। स्पेन को देख लेते हैं यूरोप में। ठीक है। स्पेन हमारा पड़ता है यहाँ पर। स्पेन ने क्या किया, ये जो है स्पेन ने क्या किया, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी फॉरेस्ट फायर्स की वजह से। और फॉरेस्ट फायर्स हुए क्यों होंगे? तो ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। राइट। अब हम इंडिया में वापस चले, उससे पहले हम कुछ थोड़ा सा साइंस और टेक्नोलॉजी का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। चलो, साइंस और टेक्नोलॉजी का भी डिस्कस करने से पहले
जो भी चीजें हमारी सीक्वेंस में है, ताकि आप लोग पीडीएफ पढ़ें तो आपको पीडीएफ पढ़कर चीजें लगे कि हाँ समझ में आ गई, वो देख लेते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे पॉलिटी वाला पार्ट। हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस हैं उनको बढ़ाने की बात की गई है। कितने थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस? 33 थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब कहा गया कि भाई 37 कर दिए जाए। तो बस एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट के रूप में याद रखेंगे। उसके बाद वंदे मातरम से संबंधित डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो इसको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए एक बिल लाया गया है, ताकि अगर इसका इंसल्ट और डिस्ट्रप्शन हो तो ऐसा ना किया जा सके, जैसा कि जनगणमन के लिए। देन नीट से जो नीट का पेपर लीक हुआ था उससे संबंधित आपको सारा बवाल पता है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, सीजेपी ने प्रोटेस्ट किए और उसका फाइनल ये हुआ कि जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, वो रिजाइन कर देते हैं और उनकी जगह बनता कौन है? देखो उनकी जगह बनेंगे प्रहलाद जोशी, ठीक है। इजी से पॉइंट से प्रहलाद जोशी को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एजुकेशन का, ठीक है। देन एक दो अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट हमने पढ़े, 33 हो गए हैं। 33 से 37 सुप्रीम कोर्ट के, वंदे मातरम को लीगल प्रोटेक्शन देना, नीट के बाद प्रहलाद जोशी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। और चौथी पॉइंट क्या है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज के लिए जो ये कमीशन है, इसमें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ठीक है। माइनॉरिटीज के लिए जो अपॉइंट किए गए हैं वो है हरजीत सिंह ग्रेवाल। हरजीत सिंह ग्रेवाल को अपॉइंट किया गया है इसका चेयरमैन। और हरजीत जो है किसकी जगह आए हैं? देखो नाम इसे याद रख लो। माइनॉरिटी के लिए कोई छोटी सी भी चीज होती है माइनॉरिटीज के लिए, तो वो उसको जीत मानते हैं, तो वो हर चीज को जीत मान लेते हैं। तो हरजीत हो गए हैं। और किसकी जगह आए हैं? ये इकबाल की जगह, ठीक है। इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल की जगह छोटी छोटी चीज, एक बार की चीज थी, अब ये हर आ गई है, एक से हर आ गई है, तो माइनॉरिटीज के चेयरमैन ये हो गए। इसी के साथ जो ये इसकी वाइस चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? मुनवरी बेगम को, ठीक है। तो ये इसको ऐसे लर्न कर लो। एक था, अब हर हो गया है माइनॉरिटीज की, और फिर मुनवरी बेगम इसकी वाइस चेयरमैन, ये हो गया। फिर आता है एक और न्यूज, यहां पर देख लेते हैं इसको। यहां पर वक्फ बोर्ड पर रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित न्यूज है, ठीक है। वक्फ बोर्ड के रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित न्यूज है। मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है देश में जिसने रीऑर्गेनाइज किया है अपने यहाँ के वक्फ बोर्ड को। कौन बन गया है? मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो इसको हम मैप में भी देख सकते हैं फिलहाल, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। उसके बाद सी, इस पॉइंट को हम मैप में दोबारा देख लेंगे। फिलहाल अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइंस एंड टेक वाला। देखो स्काई रूट एरोस्पेस जो है, इसने क्या किया, ये एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस टेक से संबंधित, स्काई रूट एरोस्पेस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया विक्रम 1 लॉन्च किया, ठीक है। ये एक प्राइवेटली डेवलप ऑर्बिट क्लास का रॉकेट है, ठीक है। विक्रम 1 है क्या? ऑर्बिटल क्लास का रॉकेट है। तो मिशन जो था वो था आगमन, ठीक है। मिशन जो इन्होंने भेजा वो क्या था? आगमन मिशन था। प्राइवेट स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है इसने लॉन्च किया विक्रम 1, ठीक है, एक ऑर्बिटल क्लास रॉकेट। और आगमन मिशन का नाम श्रीहरिकोटा से इन्होंने ये भेजा। फिर आता है विक्रम, हो गया। विक्रम के बाद आएगा गगन। देखो ये साइंस एंड टेक वाली चीजें बहुत बोरिंग लगती है, बट देन ध्यान से सुनते चलो तो यहीं पर लर्न हो जाएगी, ठीक है। गगन का फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस एडेड, देखिए अगर आपको स्पीड थोड़ी धीमी लगती है तो आप लोग 1.5 या 1.25 में भी इसको सुन सकते हैं। जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। कुछ चीजें लिखना जरूरी होता है क्योंकि सब लोग नहीं समझ पाते। नेविगेशन, ठीक है, ये हमारा गगन का फुल फॉर्म है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया गया है इसरो प्लस एएआई। एएआई क्या है? इसरो और एआई इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम,
ठीक है, जो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन को और ज्यादा एक्यूरेट करेगा। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये गगन का फुल फॉर्म है, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। फिर आता है अगली न्यूज, निडार, NIDAR, निडार 2.0 या 2.0, ठीक है। ये किसके लिए स्टैंड करता है? नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, ये है निडर, ठीक है, या निडार। इसको लॉन्च किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके द्वारा, प्लस ड्रोन फेडरेशन इंडिया के द्वारा, ड्रोन फेडरेशन इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये फोकस किस पे करेगा कि भाई इंडिजिनियसली हमारे यहाँ ड्रोन्स और चिप्स वगैरह को डेवलप किया जा सके और जो ड्रोन का पूरा इकोसिस्टम है उसको डेवलप किया जा सके। तो निडर जो है ये हमारा ये ड्रोन के एप्लीकेशन वाले से संबंधित है। इनोवेशन चैलेंज है फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, ये किससे संबंधित है? ये जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है, जीपीएस की मदद से जो नेविगेशन को सहायता मिलेगी, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक न्यूज आती है, एक आता है, देखो, नासा की स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी, स्विफ्ट जो स्विफ्ट गाड़ी है वो वाला स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी जो है, इसके लिए एक चीज भेजी गई थी। स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी रेस्क्यू मिशन था, इसका रेस्क्यू करना था। अब ये जो स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी है इसको लॉन्च कब किया गया था? स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी एक ऑब्जर्वेटरी है स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2004। अब इसके रेस्क्यू यानी कि इसके बचाव की बात हो रही है, इतना लंबा समय हो गया है, तो इसके लिए हुआ क्या, नॉर्थरोप ग्रुमेन, नॉर्थ ग्रुप नहीं है, सॉरी, नॉर्थ रोब है, नॉर्थ हो गया ROP, नॉर्थ, और उसके बाद ग्रुमेन, नॉर्थ ग्रुमेन ने क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया कैटलिस्ट स्पेस टेक्स लिंक स्पेसक्राफ्ट। तो इन्होंने एक कुल मिलाकर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया पेगासस रॉकेट पर मार्शल आइलैंड्स में, कि भाई जो स्विफ्ट का ऑर्बिट है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। लेकिन ये जो है ये अगस्त की न्यूज में पढ़ोगे क्या कि ये फेल हो गया। अगस्त में, ये जुलाई में किया गया था और अगस्त में फिर ये नासा का और कैटलिस्ट जो है स्पेस टेक, इसका ये जो मिशन था ये ऑफिशियली इसको कॉल्ड ऑफ कर लिया गया, क्योंकि ऑर्बिट को जो बूस्ट करने का अटेम्प्ट था वो फेल हो गया, ठीक है, कुछ उसमें माल फंक्शन हो गया और फेल हो गया। तो इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, नासा स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी का रेस्क्यू मिशन था, ये नासा स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी 2004 में लॉन्च की गई थी। अब इसको बचाने के लिए नॉर्थरोप ग्रुमेन ने लॉन्च किया था कैटलिस्ट स्पेस टेक का लिंक स्पेसक्राफ्ट, कैटलिस्ट वाला कैटलिस्ट स्पेस टेक का लिंक स्पेसक्राफ्ट, कौन सा? लिंक स्पेसक्राफ्ट पेगासस रॉकेट पे मार्शल आइलैंड से, ठीक है, स्विफ्ट जो था उसके ऑर्बिट को रेस करने का प्रयास किया था, ऑर्बिट को बूस्ट करने का प्रयास किया गया था, बट इट फेल, ये विफल हो गया, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। देन अगली क्या न्यूज है? अगली न्यूज ये है LSST प्रोजेक्ट, LSST प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसमें क्या किया गया है कि एक ये जो LSST प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च कहां पर किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है, इस प्रोजेक्ट को वेरा सी, ये वेरा और सी अलग अलग है, ठीक है, ये ए है और ये वेरा सी है, थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब है, वेरा सी डॉट रूबिन ऑब्जर्वेटरी। अब ये रूबिन, वेरा सी डॉट रूबिन ऑब्जर्वेटरी पड़ती कहाँ है? ये पड़ती है हमारी चिली में, ठीक है। तो जिसकी जहां पर लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम की बात की जा रही है, वहां पर लोग सब लेगेसी की बात की जा रही है, तो चिल चल रहा है, तो वहां चिली है, ठीक है। वेरा सी रूबिन है, ये रूबिन ऑब्जर्वेटरी चिली में। यहाँ पर क्या किया गया है कि लगभग 3200 मेगापिक्सल डिजिटल कैमरा जो है उसको रखा गया है ताकि वो रिकॉर्ड क्या कर सके, 10 ईयर का टाइम लैप्स, ठीक है, टाइम लैप्स जो सदर्न स्काई है उसका,
उसको रिकॉर्ड करने के लिए रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, और चिली में इसको रखा गया। ठीक है, चिली के वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, ये नाम इसका याद रख लेना। देन ये हो गया, तो ये चिली का है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पूछा जा सकता है। फिर आता है न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट। न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट, BOHR, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? बेटा या बीटा वोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। क्या फुल फॉर्म है? बीटा वोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल पावर्ड न्यूक्लियर वेबसाइट नहीं, सॉरी, सैटेलाइट, दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पावर्ड अगर सैटेलाइट है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। दुनिया का पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया गया है सिटी लैब्स के द्वारा। सिटी लैब्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 से। स्पेस एक्स एलॉन मस्क वाला, ठीक है, ट्रांसपोर्टर 17 से इसको लॉन्च किया गया, ट्रांसपोर्टर 17। तो ये ध्यान रखना है हमको, बीटा वोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी, यानी कि बोर अगर केवल लिख कर आ जाएगा तो ये पहली न्यूक्लियर पावर्ड कॉमर्शियल हमारी सैटेलाइट है। ठीक है, देन इसको एक बार देख लेते हैं। नासा का स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी रेस्क्यू मिशन, ये लिंक भेजा गया था, ठीक है, और ये नॉर्थरॉप ग्रमन ने भेजा था मार्शल आइलैंड्स में लिंक स्पेसक्राफ्ट से, पेगासस रॉकेट से। तो ये फेल हो गया है फिलहाल, क्योंकि ये जो बूस्ट करने का प्रयास किया गया था ऑर्बिट को, वो नहीं कर पाया। फिर हम इधर आते हैं, इधर नीचे से देख लेते हैं। निडार वाला क्या था? ड्रोन एप्लीकेशन और रिसर्च से संबंधित था। गगन क्या था? GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन था। स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम था। ठीक है, और मिशन का नाम क्या है? आगमन। ठीक है, LSST प्रोजेक्ट कहाँ है? वेरासी रूबिन ऑब्जर्वेटरी में इसको शुरू किया गया, चिली में, जिसमें 10 साल का ये पूरा मेजर करेगा टाइम लैप्स सदर्न स्काई का ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बोर हो गया हमारा, स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 17 से भेजा गया है, पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर। अब देखो, अब कुछ चीजें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है। ठीक है, और वो अपने आप में, वैसे तो डिस्कवरी वाले क्वेश्चंस कम पूछते हैं, बट देन ऐसी अगर कुछ न्यूज में चीज रहती है तो उसके पूछने की चांसेस रहते हैं। जैसे डेंगू वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन कोरोना वाली एक बार उससे क्वेश्चन बन चुका है, बट देन वो बहुत ज्यादा न्यूज में। तो डेंगू वैक्सीन, जिसका नाम क्या है? क्यू डेंगा, क्यू डेंगा, ठीक है, डेंगू का क्यू डेंगा। तो इंडिया ने क्यू डेंगा जो है इसको अप्रूव कर दिया है फाइनली। और ये किसकी वैक्सीन है? डेंगा से याद रहेगा, डेंगू की वैक्सीन है। इसको डेवलप किसने किया गया? इंडिया ने तो अप्रूव किया है, यानी कि इंडिया ने डेवलप नहीं किया है। तो इसको जापान के टगेडा टकेडा टकेडा कर कंपनी है, उसने इसको अप्रूव किया। ये काफी ज्यादा, इसका जो इफेक्टिवनेस है वो खाना लगभग 80% इफेक्टिव रहेगी, डेंगू से बचाव कर सकेगी। 2 डोज उसमें देने होंगे, और 40 से 60 साल तक के जो लोग हैं उनको ये लग सकती है। तो कुल मिलाकर ये नाम से ही समझ में आ जाएगा, क्यू डेंगा वैक्सीन डेंगू से संबंधित है, जापान के टकेडा ने। तो हमने इसे जापान से टेक कर लिया है, टकेडा ने इसको डेवलप किया। एंड देन एक जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी अवीकली, अब इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, अवीकली वैक्सीन, सॉरी इंसुलिन, वैक्सीन नहीं है, इंसुलिन। ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, क्योंकि अभी तक जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो रोज इंसुलिन लगाते हैं। इसमें क्या होगा? ये अवीकली, स्पेलिंग है AWIQLI, ठीक है, तो इस नाम से नहीं पहचान सकते हो ये है क्या चीज। ये वंस वीकली इंसुलिन, क्या है ये? एक बार लगानी होगी वीक में। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया है? वो है नोवो नॉर्डिस्क, ठीक है, नोवो नॉर्डिस्क। तो ये काफी नई चीज है, तो नोवो, नया से नोवो याद रखना, नोवो नॉर्डिस्क ने ये चीज करी है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज के लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। और भारत 7वां देश है जिसने इसको लॉन्च कर दिया है अपने यहाँ, अवीकली इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन शब्द आ जाएगा तो भी याद आ जाएगा, लेकिन अवीकली शब्द से याद नहीं आएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने भारत के मैप। देखिए, इंडिया का मैप आ गया। अब इंडिया की सबसे पहले एक चीज देखते हैं, यूएनएससी। यूएनएससी में
नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए सीट के लिए भी बिड करनी पड़ती है, ठीक है। तो इंडिया ने इसके लिए अपनी बिड के लिए शांति कैंपेन स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे आपसे शांति पूछेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि शांति कैंपेन का संबंध यूनिवर्सिटी से कैसे हो सकता है। तो ये है क्या, सिक्योरिंग होलिस्टिक, सारे लेटर्स का फुल फॉर्म है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, थ्रू नॉर्म्स ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो इंडिया जो है ये 2028-29 के लिए अपना यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट के लिए इंडिया ने बिड किया है 2028-29 के लिए। और इंडिया की कैंपेन का नाम क्या है, शांति। इससे पहले इंडिया 8 बार यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, ठीक है। और इंडिया का जो पिछली बार 2021-22 का वो था, तब उस समय पर इंडिया के समक्ष कोई भी नहीं था, ठीक है। इंडिया का एशिया पैसिफिक से किसी ने भी कॉन्टेस्ट नहीं किया था, इंडिया अकेला था। इस बार एशिया पैसिफिक से ताजिकिस्तान, ठीक है, तो ताजिकिस्तान जो है वो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो शांति कैंपेन किससे संबंधित है, 2021-22 में इंडिया जब था तो अनकॉन्टेस्टेड था, 8 बार रह चुका है 28 से 29 के पीरियड के लिए, और ताजिकिस्तान भी ताज लेना चाहता है यूएनएससी का नॉन परमानेंट सीट लेकर, ठीक है। यूएनएससी के जो नॉन परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उसको हम पिछले जून में कर चुके हैं। क्या था, पैट कर कुछ था, क्या फुल फॉर्म था बताइएगा जरा। अब हम आ जाते हैं अपनी स्टेट्स पर। तो हमने अभी एमपी का देखा, एमपी एम और डब्ल्यू, डब्ल्यू उसका उल्टा बोलते हैं, तो ये याद रख लेना ऐसे ही। वक्फ बोर्ड को रीऑर्गेनाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, हमारा मध्य प्रदेश। एक और यहाँ पर चीज है, यूसीसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बिल पास किया गया है, बिल पास करने वाला चौथा राज्य बन गया है हमारा मध्य प्रदेश। अभी यहाँ पर ये अधिनियम एक्ट नहीं बना है, क्योंकि जब तक बिल को एक्सेप्ट नहीं मिल जाता, साइन नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं बनता है। तो अभी ये केवल बिल पास किया है। 3 राज्य और इससे पहले कौन थे, एक था हमारा उत्तराखंड, दूसरा था गुजरात, और तीसरा था असम, और चौथा कौन सा बन गया है हमारा मध्य प्रदेश। तो ये आपको चारों के नाम पता होने चाहिए। देन अब हम कुछ आईआईटीज की बात करेंगे। यहां पर चलते हैं आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे ने क्या किया, आईआईटी बॉम्बे ने आईसीएमआर, एनआईआरआर, आईसीएमआर और उसके बाद NIRRCH इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डेवलप क्या किया है, प्लेसेंटा लाइक माइक्रो सिस्टम। प्लेसेंटा क्या होता है, जब माँ जन्म देती है बच्चे को, तो प्लेसेंटा में उसका जो बच्चा होता है जन्म से पहले प्लेसेंटा से वो प्रोटेक्टेड होता है, इसी के माध्यम से उसको खाना दिया जाता है, सारी चीजें प्रोवाइड होती है, ठीक है। इससे होगा क्या, ये इन्होंने प्लेसेंटा लाइक माइक्रो सिस्टम जो डेवलप किया है, इससे प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस और जो ड्रग इफेक्ट्स होते हैं बिना एनिमल टेस्ट किए, ये चीजें जांची जा सकती थी। तो आईआईटी बॉम्बे का प्लेसेंटा लाइक, बॉम्बे ने प्लेसेंटा लाइक माइक्रो सिस्टम को डेवलप किया, इतना याद रखें, ठीक है। फिर महाराष्ट्र की, जब आईआईटी बॉम्बे की बात थी तो एक महाराष्ट्र की और देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्या न्यूज है वो इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी। एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी जो कि बर्ड्स का को मॉनिटर करेगी, कितनी बर्ड्स हैं क्या है, ये सारी चीजों को वो प्रपोज की गई है। कौन सी उसको प्रपोज किया गया है, थाने क्रीक, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी जो है बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र की, उसको भारत का पहला एआई पावर्ड बर्ड सेंचुरी बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एकदम से यहां पर आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ मिजोरम यूनिवर्सिटी है, मिजोरम है, ऑफ मिजोरम यूनिवर्सिटी जो है आइजॉल में पड़ता है, वहां की कैपिटल में, इसको नोटिफाई कर दिया गया है भारत की 21वीं रिपोजिटरी के रूप में, 21st रिपोजिटरी बना दी गई है। बस इस पॉइंट को याद रखना, नॉर्थ ईस्ट की बात है तो देखिए, ठीक है। देन एक जनरल सा पॉइंट है, जनरल पॉइंट क्या है, अब आप लोग को पता है, ये पढ़कर रखे हो गए, HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, ठीक है। एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स इन सब में पाए गए हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया है, ठीक है। जो ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया है वो CSIR ने ढूंढा है, क्या नाम है उसका,
उसका नाम है हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन्स। देखो हाइड्रो और फ्लोरो तो हो गया, फ्लोरो के बाद क्या आएगा, ओले, ओलेफिन्स। ठीक है, तो ये अगर प्रीलिम्स में नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको कहीं पर भी मेंस में कोट करना हो तो ध्यान रख सकते हैं, पॉइंट के रूप में बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे तमिलनाडु का। तमिलनाडु का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर पड़ता है किल्लई। क्या पड़ता है, किल्लई। किल्लई पड़ता कहाँ पर है, ये पड़ता है कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में। तमिलनाडु के कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है किल्लई। किल्लई का से किल्लई और का से कुड्डालोर, ये बन गया है पहला फुल्ली ऑपरेशन क्लाइमेट रिजिलियंट विलेज। क्लाइमेट रिजिलियंट विलेज बन गया है, ठीक है। किल्लई विलेज जो है कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में पड़ता है पहला। लेकिन ये जो है ये स्टेट का पहला क्लाइमेट रिजिलियंट विलेज है, ठीक है। और ये तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन के तहत शुरू किया गया। देन उसके बाद तमिलनाडु की बात करी है तो केरला की भी बात कर लेते हैं। केरला में क्या हुआ, केरला का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है केरला का, इसने क्या किया है, इसने हॉक लॉन्च किया है। अब ये हॉक क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हॉक लॉन्च किया है, एक जुडिशियरी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम है, जुडिशियरी इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम। इसके माध्यम से जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित क्राइम है उसको मैनेज किया जा सकेगा, ठीक है। हॉक का फुल फॉर्म वैसे कोई नहीं पूछेगा, बस ध्यान बता दे रही हूँ, होस्टाइल एक्टिविटी वॉच केरनल, ठीक है। तो ये हो गया, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया। एक चीज यहाँ पर और हम देखेंगे केरला में, देखो केरला की है लेकिन यहाँ पर पड़ता है हमारा पंजाब। पंजाब जो है, पंजाब में क्या पड़ता है, आईआईटी रोपड़। इन्होंने एक चीज डेवलप करी, इनके यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर से संबंधित जो है वो डेवलप किया गया, ठीक है। और उसका नाम क्या रखा गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी रोपड़ में डेवलप किया गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर, एआई इन एग्रीकल्चर, इसका ये डेवलप किया गया। तो इसने क्या किया, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है इसका नाम क्या है, ये अपने आप में पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर में यूज करना सेंटर, इसका नाम है अन्नम, ANNAM, annam.ai। तो जो annam.ai है इसका फुल फॉर्म है अलायंस फॉर नेक्स्ट जेनरेशन, नेक्स्ट जेन नरिशमेंट थ्रू एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फुल फॉर्म, बस annam.ai, annam.ai, ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है एआई इन एग्रीकल्चर का। तो अब इसने कुछ किया है ऐसा, इन्होंने करा गया है, जो annam.ai है, इन्होंने कुछ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जो है वो डेवलप किए हैं, ठीक है, आईआईटी रोपड़ के annam.ai ने। तो ये जो वेदर स्टेशन है डेवलप यहाँ पर पंजाब में हुए, लेकिन इनको क्या किया गया है, इनको केरला में डिप्लॉय कर दिया गया है, ठीक है। तो केरला में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो केरला की दो न्यूज है, एक हमारी केरला की न्यूज है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हॉक लॉन्च किया है, और दूसरा हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, आईआईटी रोपड़ की खोज। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट नहीं, यहाँ पर क्लाइमेट रिजिलियंट विलेज कौन सा बन गया, किल्लई, कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। अब आईआईटी रोपड़ की बात हो गई, आईआईटी मद्रास की बात हो गई, आईआईटी सॉरी बॉम्बे की बात हो गई जिसने प्लेसेंटा लाइक सिस्टम किया था। तो दो आईआईटी हमने कवर कर लिए, हम एक और आईआईटी देखेंगे, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने क्या किया, आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है, आईआईटी मद्रास का जो स्टार्टअप है वो एरोस्पेस से संबंधित है, उसका नाम क्या है, उस ई प्लेन कंपनी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एरोस्पेस से संबंधित है, ई प्लेन कंपनी। तो ये जो ई प्लेन कंपनी है इसने अनवील किया क्या है, इसने निकाला है E200X। ये क्या है, ये भारत का पहला फुल स्केल प्राइवेट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है। तो कुल मिलाकर बोलेंगे क्या इसको, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, EVTOL एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप निकाला है, कुल मिलाकर एक प्रोटोटाइप निकाला है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास का जो ये है
स्टार्टअप उसने ये काम किया है। तो ई वीटियोल प्रोटोटाइप ऐसा नाम लिखा होगा, तो वो ई प्लेन कंपनी का है, जो कि एक आईआईटी मद्रास की हमारी एरोस्पेस स्टार्टअप। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास देख लिया हमने, आईआईटी बॉम्बे प्लेसेंटा वाला था, आईआईटी रोपर अन्नम वाला था, जिन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर केरला ने अप्लाई किया। ठीक है, अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया। फिर कर्नाटका ने कहा हमारी कोई न्यूज नहीं है। कर्नाटका का एक छोटा सा पॉइंट है कि मोनाजाइट, मोनाजाइट होता क्या है? मोनाजाइट है थोरियम का ओर, इसके भंडार मिले। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट है कि इसके भंडार मिले। फिर हम चलते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में तेल नाम में ही आ रहा है, तेल आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? इंटीग्रेटेड ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन एक जनरल सा पॉइंट देख लो, असम की ऐसे कोई न्यूज नहीं थी। एक माचा टी, अब ये पॉइंट अगर नहीं भी बताऊं मैं तो भी आपको टी से संबंधित है, गेस करना हो तो असम को टिक कर सकते हो। ये भारत का पहला स्टेट बन गया है जिसने कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया है माचा टी। बस जैसे, ठीक है। देन अब हम देखेंगे जो हमारे जीआई टैग्स रहे हैं वो। इससे पहले एक दो पॉलिसी देख लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। देखिए, पहली क्या है? एनआईपीयू पॉलिसी, एनआईपीयू पॉलिसी 2026। ये है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। इसके माध्यम से डोमेस्टिक यूरिया का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि 8-9 नए प्लांट्स लगाए जाएं। डोमेस्टिक कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज कर कितना पहुंचाना है? 10 मिलियन, ये ध्यान रख लेना, 10 मिलियन टन तक पहुंचाना है। ठीक है, और जो हमारा इसका इम्पोर्ट है उसको कम करने की कोशिश करनी। ठीक है, एक ये हो गई। और दूसरी क्या न्यूज हो गई? दूसरी हो गई कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है, इसने अपना 98वां 98 फाउंडेशन डे मनाया। ये 98 फाउंडेशन इन्होंने मनाया 16 जुलाई को। कब मनाया? 98 फाउंडेशन 16 जुलाई को। तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इस ओकेजन पर उन्होंने क्या किया? इन्होंने बात कही कि भाई 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस डेवलप किए जाएंगे, क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मिशन 100 ICAR ये लॉन्च किया। देन ताकि मॉडर्न जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट किया जा सके और 100 मिलियन जो फार्मर्स हैं उन तक ये चीजों को पहुंच हो सके। ठीक है, तो 98वें उसमें ये तीन चीजें, 100 क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस, मिशन 100 ICAR और 100 मिलियन फार्मर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, देन इसके बाद अब हम देख लेते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, यानी कि जीआई टैग्स। जीआई टैग सबसे ज्यादा किसके पास है? रजिस्टर्ड जीआई टैग सबसे ज्यादा है यूपी के पास। ठीक है, अगेन हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, थोड़े से ज्यादा है पिछली बार से, बट देन हम नाम से याद कर लेंगे। ये पड़ता है हमारा हरियाणा, हरियाणा में पड़ता है सिरसा। सिरसा हरियाणा में एक फ्रूट है सिरसा किन्नू, इसको मिला है। ठीक है, फिर हम चलेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2-3 चीजों को मिला है। सबसे पहले मिला है मनोहर स्वीट, मनोहर स्वीट। ठीक है, मनोहर स्वीट को मिला है। उसके बाद संदेश रसगुल्ले, शायद आप लोगों ने सुना हो या खाए हो, बंगाल के काफी फेमस है। तो भोरा संदेश, ठीक है, भोरा संदेश जो है उसको मिला है, ये भी मिठाई है। इसके अलावा एक बालागढ़ डिंगी बोट है। ठीक है, बालागढ़ डिंगी बोट उसको मिला है। ठीक है, ये बोट है। तो ये वेस्ट बंगाल से हो गई 3 चीजें। फिर चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किसको किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश में स्पीति, स्पीति वैली, स्पीति सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न। तो ये अगर स्पीति नाम ले लेगा तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे, ये भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर से संबंधित है। फिर चंबा वैली है। ठीक है, अगेन चंबा नाम से ही समझ जाओगे। तो चंबा सलूनी व्हाइट मेज, तो ये भी एग्रीकल्चर क्रॉप हो गया, चंबा सलूनी व्हाइट मेज। फिर स्पीति, चंबा और लाहौल है, लाहौल वैली, यहाँ पर है लोहिया। लोहिया नाम से क्या है? सिरमौरी लोहिया, ये टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट की चीज है, सिरमौरी लोहिया। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई। फिर एक चौथी चीज और है, वो है किन्नौरी कैप।
किन्नौरी कैप। ये जो किन्नौरी कैप है ये भी हमारी कैप है, तो कपड़े से संबंधित हो गए। फिर गुजरात में आ जाएंगे। गुजरात की दो चीजें हैं, एक है ऊंझा, ऊंझा सौंफ है, और एक है ऊंझा जीरा। तो ऊंझा जीरा और सौंफ कहाँ की है? गुजरात की, इतना ध्यान रखना है। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले किसको मिला? हरियाणा के सिरसा किन्नू को। फिर हम वेस्ट बंगाल में मनोहर स्वीट्स, भोरा संदेश, एंड देन बालगढ़ डींगा डिंगी बोट। फिर हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में स्पीति, सीबकथॉर्न, उसके बाद चंबा सलूनी व्हाइट मेज है, फिर सिरमौरी लोहिया है, फिर किन्नौरी टोपी है, ठीक है। और फिर गुजरात में ऊंझा सौंफ और ऊंझा जीरा है, ठीक है। तो इसको हम अभी फिलहाल यहाँ पर फिनिश करते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका जो भी फीडबैक है वो आप नीचे दे सकते हैं।